नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों कई घटनाएं घटी हैं, कई बयान आए हैं, रिपोर्ट आई है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग की तरफ से भी स्पष्ट किया गया है। इसके बावजूद अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी अपने पैर की चोट को एक मुद्दा बनाने पर तुली हुई हैं और दुर्घटना को, हादसे को हमला बता करके लोगों की सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश कर रही हैं, तो फिर ये चौकन्ना होना पड़ता है जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनको, कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है, कहीं ममता बनर्जी का अपना आत्मविश्वास खो तो नहीं गया है, जो वो चोट का सहारा लेकर के अपनी वैतरणी पार लगाने की कोशिश कर रही हैं। कहीं ग्राउंड से उनको कुछ ऐसी खबरें तो नहीं मिल रही हैं कि उनका पत्ता साफ होने वाला है। इस समय पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं वरिष्ठ पत्रकार, और उन्हीं के साथ हम सीधे जुड़ जाते हैं। धीरेन्द्र पुंडीर। धीरेन्द्र जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। धीरेन्द्र जी, हो क्या रहा है पश्चिम बंगाल में? ममता बनर्जी को झूठ का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? देखिए, बंगाल का चुनावी समीकरण इस वक्त काफी दिलचस्प हो गया है। अगर हम देखते हैं तो बंगाल में सीधा सीधा मुकाबला हो गया है। कोई त्रिकोणीय नहीं है, कोई चौकोणीय नहीं है, कोई और कहीं खड़े होते हुए नहीं दिखता। हालांकि 28 को जब एक रैली हुई थी बड़ी, 28 फरवरी को, तो तमाम जितने समीक्षक हैं, जितने राजनीतिक विश्लेषक हैं, सब लोगों ने कहा था कि अभी जो है देश का मीडिया या नेशनल मीडिया इस चीज को भूल रहा है कि लेफ्ट ताकत है। उसके साथ आईएसएफ यानी वो जो ज्यादा अब्बास सिद्दीकी है वो जुड़ गया, फुरफुरा शरीफ उसके साथ बहुत ताकत है। लेकिन ये जब आप घूमने लगते हैं तो आपको कहीं मतलब इतने लंबे ट्रेवल में मैं आपको ये कह सकता हूँ, मतलब कोई आदमी इसको काट नहीं सकता उसके पास अगर कोई ये कार्य छोटी सी है। लेकिन जो नॉर्मली मैं आपको ये बताऊं कि पूरी यात्रा में आपको कहीं से लेफ्ट के झंडे कभी कभी कहीं कहीं दिखेंगे, लेकिन कांग्रेस के तो झंडे ढूंढने के लिए आपकी आंखें तरस जाएंगी। दीवारों पर लगे हुए पोस्टर्स में या कहीं उनके निशान, हाथ का पंजा, वो आपको ढूंढे भी नहीं मिल रहा है। इधर के हिस्से में जब पुरुलिया हम पहुंचते हैं तो पुरुलिया सदर पे उनके कुछ पोस्टर दिखने शुरू होते हैं। रानीगंज पुरुलिया की तरफ आते हैं तो इसलिए वहां दिखता है क्योंकि वहां से पुरुलिया सदर से इनका विधायक 2016 में था। एक और इनकी जो सीट थी वो 2 सीट इनको मिली थी पुरुलिया में। एक जहाँ ममता बनर्जी ने रैली की, और सबसे पहली रैली की, चोट लगने के बाद जब वो हॉस्पिटल से बाहर आई तो व्हील चेयर पर ये पहली रैली थी जो उन्होंने इस तरह से की। और उसके बाद जो है वो कल शाम भी एक रैली की थी। हालांकि रोड मार्च हम लोगों ने देखा था, रोड मार्च में हम लोग सब साथ में थे, जो 5 किलोमीटर का रोड मार्च हुआ। तो इन तमाम चीजों को अब अगर आप एनालाइज करते हैं तो आप देखते हैं कि पूरा मुकाबला सीधा हो गया है। जब सीधा मुकाबला हो जाता है तो फिर ये इस बात पर बहुत डिपेंड होने लगता है कि जनता का रुख किस तरफ है। खासतौर से जो स्विंग वोटर होता है, जो किसी भी सेफोलॉजिस्ट के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो फिगर होता है वो स्विंग वोटर्स का होता है कि आखिर वो वोटर्स कौन सा है जो इंडिपेंडेंट है, विजन यूटिलिटी के साथ है और वो शिफ्ट करेगा। वो बड़ी तादाद होती है, वो लगभग 10 से 15% शिफ्ट होता है। अगर हम 2019 के चुनाव को देखें तो उसमें 12% दोनों लोगों को मिला लें, अगर आप लेफ्ट और कांग्रेस दोनों को मिला लेते हैं तो उनका एग्जैक्ट 12% वोट बैंक है जो उनके पास अभी बचा हुआ है। लेकिन फुरफुरा शरीफ जब वो 28 तारीख को रैली होती है, जिस तरह की भाषा, जिस तरह के उसके बयान और लगातार जिस तरह का एक कट्टरवादी सोच की तरफ दिखता है, तो उसमें जो है सीपीएम का जो हिंदू पार्ट है बचा हुआ, उसमें भी दिक्कतें पैदा होती है और वो लोग शिफ्ट करने की बात करते हैं। तो ये जो है देखने में इसका ममता दीदी से कोई सीधा रिश्ता नहीं दिखता, लेकिन ये चुनाव सीधा सीधा ममता बनर्जी के सारे उन पर पानी फेरता दिखता है, इस तरह का सलमान। क्योंकि अगर वो वोटर शिफ्ट होता है तो वो कहाँ जाएगा, क्योंकि वो ममता बनर्जी के विरोध में आया हुआ वोट है। तो वो बेसिकली जो ममता दीदी को हरा दे उसकी तरफ जाएगा। और इस समय ममता दीदी को हराने में अगर कोई पार्टी हराती हुई दिख रही है या हराने में सक्षम दिख रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लिहाजा वो शिफ्ट हो सकता है। एक चीज को और गौर करना होगा ओमकार जी कि अगर हम बहुत न्यूट्रल होकर देखते हैं तो तब ये देखते हैं कि
जो 2019 के चुनाव में ममता बनर्जी का वोट शेयर बढ़ता है, गिरता नहीं है, जी उनका वोट शेयर बढ़ा है। यानी ये कहना कि उनके जो खिलाफ है बहुत ज्यादा आवाज, ऐसा नहीं था, उनका वोट शेयर बढ़ा है, लेकिन बीजेपी का उनके मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो अब ये चीजें जब 2 या 3% का अंतर, 3% का जब अंतर आपके सामने होता है और एक मेजर जी चंक है जो इधर से उधर जा सकता है, तब वो ममता बनर्जी शायद उस दिक्कत को महसूस कर रही होंगी। और वो शायद, मैं इस बात को कहने में बिल्कुल मुझे कोई हिचक नहीं है कि वो बंगाल की एक ऐसी राजनेता है जो सड़कों के संवाद को शायद सबसे बेहतर तरीके से समझते हैं। तो इसीलिए उन्होंने इस बात को समझा है, और इसीलिए आप ये जो इस तरह की चीजें देख रहे हैं, इस तरह के बयान देख रहे हैं, वो उनकी इस समझ से उत्पन्न हुई चुनौती को समझने की प्रोसेस में कई बार राजनेता इस तरह की जल्दबाजी करते हैं। वो मुझे लगता है कि वो ममता बनर्जी उसका हिस्सा बन रहे आप चूंकि जमीन पर घूम रहे हैं, लोगों से आपकी मुलाकातें भी हो रही हैं, और ये जो प्रकरण हुआ है, जो कुछ उनको चोटें आई, इसको लेकर के टीएमसी ने और शुरू में ममता बनर्जी ने भी जिस तरह का एक वातावरण बनाने की कोशिश की कि हमला हुआ है, और इशारा जाहिर है, नाम लें ना लें, कुछ लोगों ने तो, मदन मित्रा ने तो नाम भी ले दिया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी हत्या कराना चाहती है, हत्या की साजिश रची हुई है। तो आम लोगों में क्या चर्चा है उनकी चोट को लेकर के? क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, वीडियो भी सबके पास पहुंच जाते हैं, अब लोग समझदार भी हो गए हैं। तो अगर ये झूठ बोल रही हैं कि हमला हुआ है, तो क्या लोग समझ नहीं रहे हैं, और इसका इनको फायदा मिलने के बजाय, सिंपैथी मिलने के बजाय, क्या नुकसान नहीं हो जाएगा? हैं। अच्छा, एक बार मैं पहले माफी मांगता हूँ, क्योंकि बहुत थका हुआ रहने की वजह से कई बार मेरे चेहरे से ऐसा दिख रहा होगा, दर्शकों को भी लग रहा होगा, आपको भी लग रहा होगा, लेकिन हम लगातार ट्रेवल कर रहे हैं जी इसलिए। जी। लेकिन अब मैं आपके जवाब पर आता हूँ। क्योंकि मैं उस कारवां में खुद शामिल था, इसलिए मुझे मालूम है। मैं उस दिन पूरे दिन उनके साथ, जब उन्होंने शिव मंदिर में पूजा की और उस पूजा अर्चना के बाद उन्होंने जाकर नॉमिनेशन फाइल किया, उसके बाद वापस आकर श्री रामपुर शिव मंदिर से उन्होंने वो मंदिर मंदिर जाने का एक शिवरामपुर से ये शुरू किया, एक प्रदर्शन शुरू किया। वो हर जगह जाने लगी और हम लोग उनका पीछा करते जाते हर एक जगह, क्योंकि हम लोग ट्रेवल कर रहे थे। और जब वो अहमदाबाद से वापस आती हैं, बिरुलिया मोड़ एक जगह है, बिरुलिया बाजार है, वहां उसमें वो आती हैं। और उसके बाद हमारी गाड़ी, चूंकि ट्रेवल आप जानते हैं, मुख्यमंत्री का काफिला लगभग बढ़ते 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 उसमें 30, 25, 35 गाड़ियां हो जाती हैं। तो कई बार आप पीछे होते हैं, कई बार आप आगे होते हैं। तो उस वक्त हम लोग पीछे की तरफ थे, और जब देखा कि काफी देर हो गई, शायद यहाँ कुछ वो हुआ है, तो हम लोग बाहर आके निकल के आए। तो वो शूट भी किया हम लोगों ने, जिसमें कि वो कार में बैठी हैं अपनी स्कॉर्पियो में, उसमें जो SUV है, और उसमें वो पैर की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि कैमरा ऐसे ही जा पाया। और उसमें वो सुरक्षाकर्मी को डांटती हुई दिख रही है, वो उस पर कुछ इशारा करते हैं। फिर वहां से लगभग 8 किलोमीटर दूर ये जगह है जिसमें हम लोग नंदी धाम को पहुंच जाते हैं, शिव मंदिर के सामने। और मीडिया वालों से बातचीत होती है, 1 मिनट में वो बताती हैं कि हमला हुआ और दुष्कृति हुई, यानी एक साजिश, उसको बांधना बंदी, वो साजिश हुई। और उसके बाद मैं कोलकाता जा रही हूँ, दर से वो करा भी रही थी। ये सही बात थी कि उनको चोट लगी। अब तमाम मीडिया अचानक हमारी समझ में आया कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, तो किसी ने कहा बिरुलिया मोड़ पे लगी है। तो तमाम हम लोग वापस भागते हैं, बिरुलिया मोड़ जाते हैं। बिरुलिया मोड़ जाने पर देखते हैं कि वहां जो है, जो अमूमन आपको दिखता नहीं, एक दो वो सड़क है जो बिरुलिया बाजार में है, उसमें, ये मैं आपको, अगर आपके दर्शकों को समझाना, हालांकि तमाम लोग देख चुके होंगे, फिर भी चूंकि बातचीत हम लोग कर जी रहे हैं जी। उस पर, तो उसको मैं समझाने की जी जी। कोशिश करूंगा। एक रोड है और इसमें ये शॉप्स हैं, इसके बराबर में लेफ्ट साइड की तरफ यहाँ, तो जो रोड से लेफ्ट साइड की तरफ वो है, उधर हम देखते हैं कि कई बार उसका, उसमें 2 पिलर है, आयरन पिलर है, जो अमूमन नहीं होते हैं किसी भी रोड के इस तरह से। तो मैंने जब बाद में पूछा वहां जाने के बाद कि भाई ये है क्या, और वो आपको इतना सिर्फ एक बेल्ट की ऊंचाई तक आपके होंगे, और वो किस लिए लगाए गए, 20 मतलब सड़क के आप इतना 2.5-3 फीट छोड़ के दुकान के आप क्यों लगा रहे हैं इधर से। तो पता चला कि वहाँ पानी की पाइप लाइनें डली हुई हैं, और वो उनको बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ हैवी ट्रैफिक गुजरता है, यानी जो लोडेड ट्रक है, जो बड़ी बड़ी लॉरी है। सड़क छोटी है, ये बंगाल में आपको हर जगह मिलेगा, गाँव गाँव की या कस्बों की सड़कें बहुत छोटी है। और उस सबको हम लोग देख रहे थे कि वो उस तरफ उसको उन्होंने पानी की पाइप लाइन में किया है।
अगर भीड़ वहां खड़ी हो जाती है तो आपको वो दिखती नहीं, यानी वो आपको दिखते नहीं है। और ममता बनर्जी 2 बार गेट से बाहर निकलती है और ऐसे हाथ जोड़ती है फुट बोर्ड पे खड़े होकर, फिर बैठकर आगे निकलती है, फिर बोर्ड खुलता है और वो इस तरह पकड़े हुए, तो आप वो दरवाजे की खिड़की से अपना हाथ ऐसे लाती हैं इस तरह से, तो ये कंधा उनकी ऊंचाई को देखते, उनकी लंबाई उस स्कॉर्पियो की जो उनका एसयूवी है उसके यहाँ तक आती है और उनके पैर फुटबॉल के नीचे है। तो जब वो आती हैं तो वो खंबा जो दिखाई नहीं दे रहा है, पुलिस भीड़ को हटाती है और वो करती है, वो खंबा उनके दरवाजे पर जाकर लग जाता है, ऐसा कहा है जो वही चश्मदीदों ने पूरा बताया। और चूंकि अभी हमला नहीं जी साफ हुआ, तो अब उसके बाद वो पूरी तरह से दरवाजा लगता है और उनको चोट लग जाती है। लेकिन उस चोट को वो पूरे 8 किलोमीटर के दायरे में कैसे वो चोट हमले में बदलती है, ये बात समझने के लिए आपको समझना होगा कि राजनीति में कई बार इस तरह के प्रतीकों का इस्तेमाल कर फायदा उठाने की कोशिश की जाती है। तो उसी तरह का वो कोशिश देखी, क्योंकि आज से पहले ये बहुत आसान होता और उस समय शायद, चूंकि हालांकि उस समय भी ये सवाल उठता कि जब आपके पास आपके समर्थकों की भीड़ में से घुसकर कोई इस तरह की साजिश कर रहा है, वो कर रहा है, तो आपका बॉडी कवर तो पूरा का पूरा वही था, जो प्रोटेक्शन थी वो पूरी की पूरी थी। हम लोग लगातार देख रहे हैं, हम लोगों को जो कोहनी लगती है हमेशा इस तरह की कवरेज में, आप इस बात को अच्छे से वाकिफ हैं कि जब हम लोग जाके कैमरा लगाने की कोशिश करते हैं, माइक लगाते हैं, तो हम लोगों को सिक्योरिटी किस तरह से कोहनियों से अलग करती है, मतलब उनको ये उनका भी काम है, मतलब इसमें कोई वो नहीं है। और हम लोगों को इसकी आदत है क्योंकि हम लोगों को भी यही काम है, तो ये रोज का काम है, तो हम लोगों को उतनी कोहनियां जितनी अमूमन लगती है उतनी लगी थी। और मुख्यमंत्री, मैं तो बल्कि काफी करीब तक उनके गया था, जब वो अहमदाबाद मंदिर में, शिव मंदिर के बाद अंदर सामने एकदम स्कूल के अंदर, बिल्डिंग के अंदर एक दुर्गा मंदिर है, उसके अंदर वो गए। तो अब हम लोग जब वहां सुरक्षा भी थी, अगर कोई इस तरह करता तो उस सुरक्षा कवर से निकल के बाहर भाग नहीं सकता किसी को भी। और चूंकि सिर्फ ऐसे दरवाजा दबा देने के बावजूद भी उस पर आरोप वही लगता है मुख्यमंत्री को चोट पहुंचाने का, यानी सजा जो है उतनी गंभीर होती जितनी की आप वास्तव में चोट पहुंचाना चाहते हैं। तो कोई इस तरह का काम नहीं करेगा, ये सहज एक बुद्धि कहती है, जो सहज कॉमन सेंस है वो कहती है। लेकिन उस तरह किया गया। लेकिन सोशल मीडिया और खासतौर से एक वीडियो जो मैंने ही दिखाया था उस रात, चूंकि वो देवाशीष पति है, मैं इसलिए नाम बोल रहा हूँ कि अगर कोई दर्शक जाके चेक करना चाहे तो लड़के की उस पर जा सकता है, फेसबुक पर उसने देवाशीष पति ने उसको डाला है। वो 35 मिनट तक लाइव कर रहा था, ठीक उसी से ऊपर एक बिल्डिंग थी, उसके ऊपर खड़ा होकर वो लाइव कर रहा था, वो अनकट लाइव है। उसमें दीदी आते दिखती है और दिखती है, वो भी दिखता है कि किस तरह से वो भीड़ वहां रुक जाती है, तो कैसे उनके ऊपर सुरक्षाकर्मी दिखते हैं। तो ये सब चीजें जब मीडिया में साया हो गई, सब चीजें हो गई, तो फिर उस कार्ड का बहुत वैल्यू नहीं रह जाता ओंकार जी, जिस कार्ड को खेलने की कोशिश की गई। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है जो मुझे लगा, जो मैंने उस दिन मेरे उसमें बोला भी, मेरे चैनल हम लोग चैनल रिपोर्ट किया, उसके मुताबिक यही था कि ये पोलराइज्ड हुआ चुनाव, या ये इस तरह का चुनाव है जिसमें कि दोनों तरफ के समर्थक एक दूसरे के प्रति किसी तरह का दया भाव, किसी तरह की सहानुभूति वो नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि 129 कार्यकर्ताओं की मारे जाने की सूची बीजेपी जारी कर चुकी है और उधर से टीएमसी भी लगातार करती है। तो ऐसे में मुझे ये लगना बड़ा, मतलब मुझे लग रहा था, आश्चर्य था कि ये लोग कैसे उससे सहानुभूति अर्जित कर पाएंगे, क्योंकि वो वोटर तो साफ तौर पर बीजेपी का जो कहने लगा कि ये झूठ है या ये साजिश नहीं है और ये साजिश इन्होंने बनाई है। लेकिन जो 10 से 15% वोटर होता है उनका, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिसको हम ये बोलते हैं कि वो ये जो सबसे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो स्विंग वोटर होता है, लगभग 12 से 15% अक्सर अमूमन होता है, उसके लिए बहुत मायने रखता। तो मेरी नजर भी उस जी तरफ जी थी कि किस तरह से ये सोशल मीडिया पे रोल प्ले करता है और उसका रिएक्शन क्या आता है। तो आप देखेंगे जब सोशल मीडिया में ये साफ हो गया, ये जब ये साफ हो गया कि वो नहीं है, जब ये साफ हुआ कि वो सहानुभूति नहीं मिल रही है, वो वोटर बीच से कैटर नहीं हुआ, तो फिर ये चीज एक्सीडेंट में बदल गई। और अब तो आपने देखा कि रिपोर्ट भी आ गई है, सब चीजें आ गई हैं, उस पर एक्शन भी हो गया। लेकिन आज भी जब मैंने पूछा वहाँ पुरुलिया में बलरामपुर सीट पर विधान हो रही थी ममता बनर्जी की, तो मैंने पूछा, तो दर्शकों जो उनके समर्थक थे उन्होंने साफ कहा कि नहीं, ये साजिश है, हम जानते हैं उनको मारने की साजिश हो रही। तो वो अपना मैसेज जो अपने समर्थकों तक जरूर पहुंचा पाई, लेकिन वो मैसेज
उनके समर्थकों तक ही गया है, वो मैसेज इससे आगे गया नहीं है। मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए वो चेंज कर लेता हूँ, जी शायद जी आपको आवाज जी जी है ना, जी इस जी। दौरान आप उसको से मुखातिब। मुझे लगता है इससे आवाज साफ हो रही है। हाँ, काफी साफ हो गई है। ठीक है, तो जी जी वो जो है उस पूरे मसले में वो पूरा जो तनाव था, वो पूरी सारी चीजें थी, वो सब वहां दिखाई दी। मतलब उनके अपने जो उनके समर्थक है उनमें, लेकिन बहुत सोशल मीडिया के होने की वजह से उसका लाभ नहीं उठा पाएगी उन लोगों में जो स्विंग वोटर है, बल्कि मुझे लगता है इससे थोड़ा सा उनको नुकसान ही रहा हो। जी। आज अमित शाह ने, सबकी निगाहें तो इस पर लगी हुई थी कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इनकी इस जो कहना चाहिए कि जो प्रचार है कि हमला हुआ है, इस पर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व क्या कहता है। और अमित शाह आज थे, तो अमित शाह ने आज ये कहा कि मेरा हेलीकॉप्टर खराब हुआ, लेकिन इसे मैं साजिश नहीं बताऊंगा। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि दीदी आप जल्दी स्वस्थ हों, ऐसी कामना है। आप पैर की चोट की वजह से बहुत आहत हुई हैं, लेकिन क्या आपको उन 130 कार्यकर्ताओं की माताओं के दर्द का एहसास है जिन्हें राजनीतिक हिंसा के कारण मौत के घाट उतार दिया गया था। तो अमित शाह ने, यानी भारतीय जनता पार्टी ने, सीधे अटैक बोल दिया है ममता बनर्जी की इस सियासत पर। देखिए, हर एक पार्टी अपनी रणनीति को स्पेसिफाई करती है और ये डे टू डे रिफाइन करती है। जो पार्टियां चुनाव को बहुत सिंसियरिटी से लेती हैं, वो डे टू डे के डेवलपमेंट को अपनी स्ट्रेटजी में शामिल करती जाती है या उसको हटाती जाती हैं। बीजेपी ने इस बात का एनालिसिस किया है कि इनको कोई फायदा उससे नहीं मिल रहा है। उस स्विंग वोटर्स का जो बहुत बड़ा हिस्सा होता है और जो जीत हार करके सरकारें बनाता और बिगाड़ता है, क्योंकि जो जिसका सपोर्टर है वो तो उसका सपोर्टर रहता है हार्डकोर। यही चीज से सरकारें बदलने में बहुत काम करती हैं, जो स्विंग वोटर्स होते हैं। मैं आपको उस घटना के लिए एक एक चीज और आप दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आप जी इसको गौर करें तो कल आपने देखा होगा, आपने लगातार देखा होगा, तमाम दर्शकों ने, चूंकि जो हम लोगों के साथ बंगाल के चुनाव पर इंटरेस्ट रखते हैं वही लोग इसको सुन भी रहे होंगे, तो उन्होंने ये भी देखा होगा किस तरह से रोड मार्च निकला। उनका रोड मार्च आना जो है, इस तरह का रोड मार्च हम लोगों ने बहुत कम देखा है। मुझे लगता है कि कोई फोन आपको क्या, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस थोड़ी फोन सी को आवाज, कैसे है। थोड़ी सी आवाज। हाँ, अब ठीक, अब ठीक। तो जिस तरह से हम लोगों ने उसको देखा कि किस तरह से कल रोड मार्च हुआ, दीदी जब रोड मार्च करने आई, तो मैं उसका थोड़ा सा आपको उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा, उस रोड मार्च के जी बारे में। जी बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि दर्शकों के साथ शेयर किया जाना चाहिए, जो शायद उन्होंने नेशनल मीडिया पे या किसी भी मीडिया पे देखा नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब गांधी इस मूर्ति से शुरू हुआ, तो चूंकि ये प्रतीक होते हैं, इन सब चीजों का हर एक चीज इस समय जो भी की जा रही है वो प्रतीकों के तौर पे की जा रही है। तो गांधी मूर्ति से शुरू करने का मुझे कोई उसमें ताल्लुक समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जो मूर्ति है वहां उस बहुत ही पॉश एरिया है, ब्रिगेड मैदान के बिल्कुल बराबर में, विक्टोरिया के सामने प्रेस क्लब है, प्रेस क्लब के जस्ट सामने की तरफ की है। वहां कॉर्नर पे बनी हुई उनकी महात्मा गांधी की बहुत सुंदर मूर्ति है। उसके सामने से इन्होंने प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन उस मूर्ति के साथ कोई अटैचमेंट नहीं था। मतलब आप महात्मा गांधी की मूर्ति से कोई वो शुरू करना चाहते हैं तो आप शायद उन पर माला भी पहनाते, माल्यार्पण करते या कुछ करते। एक अनाम सा कार्यकर्ता आया, उसने मेरे सामने उसके ऊपर इस तरह से एक मूर्ति इस तरह से फेंक के डालने की कोशिश की और फिर उसने डालने में कामयाबी हुई, एक लंबी सी माला डाल दी गई। लेकिन उस सब के अलावा, जैसे अभिषेक बनर्जी उस रोड मार्च को ओपन करना है, अभिषेक बनर्जी भाईपो शब्द की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है इस पूरी राजनीति में, जो बंगाल की। हम लोगों ने यूपी में तो बुआ भतीजे की लड़ाई बहुत सुनी होगी, लेकिन जी। इस तरह की कोई चीज, ये पहली बार भाईपो जो शब्द वो उन्हीं उन्हीं की देन है। तो हमको कई बार लगा कि ये शायद आएंगे महात्मा गांधी की मूर्ति से इनका कोई इस चीज को जोड़ेंगे। हालांकि उन्होंने एक बार अपने भाषण में जिक्र जरूर किया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा उस समय ये था कि जब वो संबोधित कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को,
अच्छा, एक और बात है, इनको ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी नहीं होते, जैसे हम लोग इनको दिल्ली में जानते हैं या देश के तमाम लोग जानते होंगे। ये अभिषेक बंदोपाध्याय और ममता बंदोपाध्याय के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये जी जी। यही उनको लगातार, तो जब अभिषेक बंदोपाध्याय अपने पहले वो मिलने भी आए, तो मैंने दर्शकों के अंदर, समर्थकों के अंदर, माफ कीजिए बार बार दर्शकों का शब्द आता है, उन समर्थकों के अंदर वो उत्साह, यानी आपके राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं वो। और चूंकि ये वंशवाद के विरोध करते करते भी तमाम भारतीय राजनेताओं की आदत होती है कि वो वंशवाद में ही जाते हैं। वो तमाम, चाहे चौधरी साहब पूरी जिंदगी लड़ते रहे और आखिर में किसको देखे गए, जिसको राजनीति से दूर रखना था। तो चाहे वो चौधरी देवीलाल हो, अरिजीत सिंह, चरण सिंह हो, फिर आगे हमारी तरफ अब आप बीजेपी में भी इस तरह के बहुत सारे नेताओं को देख रहे हैं जिनके पुत्र उनके विधायक बन रहे हैं। तो वो एक परंपरा सी हो गई है, और हिमाचल में भी आपको दिखता होगा। तो उसी तरह की परंपरा में यहाँ अभिषेक बनर्जी को ये सीट मिलती है और उनका वो बैठता है, जैसे कि भाई कोई राजवंश हो, और क्षेत्रीय पार्टियों में ये होता है। तो जब वो आते हैं, हाथ हिलाते हैं, वो देखते हैं, मतलब हाथ भी नहीं, वो भी कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की। उसके बाद वो मंच पर चढ़कर लगभग उन्होंने 5 से 10-12 मिनट का भाषण है उसका, और मैंने देखा कि उसकी आवाज पर तालियां नहीं बज रही। मंच के लोग ताली हम्म। बजा रहे थे, वो ताली बजवा रहे थे, और सामने की पब्लिक, क्योंकि देखिए, अगर मैं इसलिए इस चीज को रिलेवेंस से बता रहा हूँ, ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं मैं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि जो ममता बनर्जी के अलावा कोई भी लीडर है पार्टी की, या ममता बनर्जी जिसको तैयार कर रही है, उसका पब्लिक से कनेक्ट नहीं है, या पब्लिक उसको अप्रिशिएट नहीं कर रही, उसी के सही। समर्थक उसको रेस्पॉन्सिव नहीं है उसके लिए। और उसके बाद फिर ममता बनर्जी आती हैं, उनके आने पर अचानक वो भीड़ बहुत शोर मचाती है। उस समय से पहले बहुत थिन भीड़ थी, लेकिन फिर थोड़ा ठीक भीड़ हो जाती है, और वो ममता बनर्जी उस पूरी यात्रा को शुरू करती है। उसके लिए जी। अगर आप देखेंगे टीवी के नजरिए से अगर आप देखेंगे, तो वो पहले उतरती हैं, मतलब काफी दूर उतरती हैं, जबकि गाड़ी उनकी गेट वहां तक आ सकती थी मंच पर, लेकिन नहीं, वो दूर से उतरती है। उनको मालूम है इस समय पूरे देश का मीडिया उनके साथ है, और फिर वो व्हील चेयर पर उसी तरह से आ जाती है मंच की तरफ। वो बोलती नहीं वहां कुछ, और फिर वो 5 किलोमीटर का टूर शुरू होता है। अब उस चीज में जो जो चीजें दिख रही हैं, वो ये दिख रही है कि ममता बनर्जी चल रही है, उनके बराबर में अभिषेक बनर्जी है, और उनके साथ अलग अलग संप्रदायों के धर्म गुरु साथ चल रहे हैं। तो एक तो धर्म के लोगों को साथ चल रहे हैं, वो लाइन में है पहले, और बाकी सब लोग नहीं दिख रहे हैं। कोलकाता की सड़कें जितना ममता दीदी को पहचानती है, शायद अब के मौजूदा जो उनकी उम्र के हैं, उनमें से किसी नेता को इतना नहीं पहचानते, क्योंकि इन दीदी ने कोलकाता की सड़कों पर लड़कर ही राजनीति की है, और उससे जीत हासिल की है। अगर कोई विपक्षी चक्रव्यूह बना है, तो उसको उन्होंने उस सड़कों के अस्त्र से ही विफल भी किया है। अब आप इसको ऐसे देखिए कि कल वो भीड़ चल रही थी, उनके पीछे जरूर आपको समर्थक दिख रहे थे, लेकिन जो सबसे बड़ी मुझे हैरानी की बात ये थी, शुरू में मुझे लगा कि शायद सिक्योरिटी के वास्ते ये फुटपाथ खाली है, शायद पुलिस ने जी। सिक्योरिटी बढ़ा दी होगी क्योंकि हमला हुआ। लेकिन मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि वहां दोनों तरफ उस तरह की भीड़ नहीं थी, जिस तरह की अमूमन ममता बनर्जी जब निकलती रही तो होती रही। और इसके साथ साथ एक सड़क पर वो चल रही थी, और दूसरी सड़क पर इतना थिन, मतलब गिनने के लायक लोग थे। तो ये बात हमको काफी अजीब लगी, क्योंकि अलग अलग जगह फिर वो फुटपाथ पे उनके लोग, कभी 5 दिखते थे, कभी 15 दिखते थे, झंडे के साथ दिख रहे थे। फिर चौराहे जो सामने आते रहे, उनपे जो लोग खड़े थे, जिनको रोका हुआ था, मतलब इस तरफ, तो वो जानते हैं आपकी 2 लेयर में भी नहीं थे, मतलब एक लेयर होती है, फिर दूसरी लेयर में जो भीड़ आती है। चूंकि ये एक सहानुभूति हासिल करने के लिए सबसे पहला मार्च था, क्योंकि नेता पर हमला हुआ है, और उनके मुताबिक नेता पर हमला हुआ या चोट लगी, हम इसको अगर न्यूट्रल भी देखें, तो ऐसे में जो आपके समर्थक हैं, वो आपको समर्थन देने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। ये इसमें से ज्यादातर हिस्सा जिससे दीदी चल रही थी, ये दीदी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ये ममता दीदी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, किसी और का नहीं। एक और हैरानी की बात जो दूसरी थी, मतलब जो इसके समीकरण हम लोग पढ़ने की कोशिश करें, कि ऊपर के जो, यहाँ उस तरह की हाई राइज बिल्डिंग नहीं है, लेकिन कई कई फ्लोर्स के माले हैं जिसमें लोग रहते हैं, पुराने टाइम्स के भी हैं, जी नए। जी। तो उसमें पूरे में आपको, आप जब देखते थे, मेरे कैमरे में शूट किया गया, हम लोगों ने तो उसमें बोला भी है, तो आपको वो खाली दिख रहे थे, या किसी में 2 या 3 या इस तरह से, या 1-2 के एक के ऊपर एक वाले फ्लोर्स में, अगर वो 6-7 फ्लोर्स है, तो उसमें किसी 2 फ्लोर से आपको लोग दिखेंगे। वो ग्रीट कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, ये अलग चीज है, लेकिन वो देखने के लिए भी
कम थे। और फिर वो भीड़ वही हाजरा मोड़ पर जाकर, जो जतिन दास पार्क मेट्रो स्टेशन की तरफ है, वो उस तरफ जाके खत्म होती है। भीड़ वहां ममता दीदी के पीछे जो थी, वो फिर वही बात है जिसके लिए कहा जा रहा था कि वो भीड़ में वही लोग शामिल थे जिनको लेकर तुष्टिकरण की आरोप। हालांकि उसमें हिंदू भीड़ भी थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको किसी तरह नजरिए से देखें, लेकिन अगर जो सीधी समझ आती है आपको, जो चीज मेरा इतना लंबा बताने का मकसद था, कि वो जो हम लोगों ने कोलकाता की सड़कों पर ममता दीदी का संवाद देखा है, जिसके सहारे उन्होंने बंगाल की राजनीति में कई बार उलटफेर किए हैं और उन तमाम अपने खिलाफ खड़े हुए विरोधियों की जमात को धूल चटा दी है, वो कल दिख नहीं रहा था। मुझे लगता है कि अगर हम दीदी से बातचीत करेंगे, तो दीदी भी इस बात को मानेंगी कि हाँ, जितनी उनको कोलकाता से उम्मीद थी, कल उस तरह का कोलकाता सड़कों पर नहीं था। अब इसके आप जो भी मतलब लेना चाहें। जी। इसका मतलब ये है कि उस चोट प्रकरण के बाद 8 किलोमीटर आगे जाकर के मीडिया से जब उन्होंने बात की, तो उनके रणनीतिकार ने उनको सलाह दी होगी कि मौका है, आप ये बोल दीजिए। और एक तरीके से कह सकते हैं कि दीदी को प्रशांत किशोर ने बुरी तरह फंसा दिया है, और बुरी तरह फंसा दिया है, तो अब वो फंस भी गई हैं। निकलना उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए इतना आसान भी नहीं है, और ये इनको महंगा पड़ने जा रहा है। देखिए, एक चीज पर मैं जरूर थोड़ा सा इसमें बदलाव, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि कोई मतलब, हालांकि बातचीत हुई होगी, उन्होंने किया होगा, लेकिन जानते हैं इस तरह की लीडरशिप में एक बड़ी दिक्कत आती है, जो पारिवारिक तौर पर या रीजनल पार्टी में एक आदमी जिस राजनीति को खड़ा करता है, उसमें दिक्कत ये आती है कि उस तक सच पहुंचाने वाले धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं, और ये उस नेता का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। तो वो जो सोच लेता है, उस पर कोई डिस्कशन नहीं होता। यानी जिस जिस दायरे से हम आते हैं, जैसे जो शुरुआत की पॉलिटिशियंस होते हैं, जो जब हमने किसी भी बड़े नेता की पॉलिटिक्स को जब हम लोग एनालाइज करते हैं, तो जब वो शुरू करता है, तो वो डिबेटेबल होता है, वो डिस्कशन के लिए ओपन होता है, लेकिन धीरे धीरे अकेले होता चला जाता है, जबकि वो डेस्पोटिक नेचर्स उसमें दिखने लगती हैं। तो मुझे लगता है कि ममता दीदी को अगर डिस्कशन में हुआ होगा, तो बहुत ओपन डिस्कशन नहीं हुआ होगा, और उन्होंने फायदा उठाने के लिए इस पॉलिसी को किया। लेकिन ये पॉलिसी कितना फायदा, या ये जो स्ट्रेटजी है, माफ कीजिएगा पॉलिसी, ये स्ट्रेटजी कितना फायदा पहुंचाती, इस पर उन्होंने जरा सा भी विमर्श नहीं किया। वो शायद इस बात को भूल गई कि हर समय जब कैमरा उनके साथ घूम रहा है, तो कैमरा सब चीजें देखता है, और वो पार्टी के एंगल से भी नहीं देखता। कैमरे का अपना एंगल होता है। वो जो देख रहा है वो साफ हो सकता है, उसमें कैमरे के पीछे का जो आइडिया है, ब्रेन है, वो हम लोगों का हो सकता है, लेकिन जो कैमरे का लेंस है वो साफ दिखाता है, और वहां कई सारे लेंस थे, एक दो लेंस नहीं थे। लिहाजा वो इस बात में मुझे लगता है कि चूक गई, और इसीलिए ये इस तरह की मिस्टेक्स उनसे हो, मतलब अब दिख रही है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि ये मिस्टेक है, क्योंकि हर एक का अपने एक स्ट्रेटजी बनाने का राइट है, उनका भी राइट है, हमारा सिर्फ उसको एनालाइज करने का ही हक है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो देखा, उसके बाद उनको लगा कि इससे कुछ हो सकता है, लेकिन उस तरह का रिएक्शंस बंगाल में देखा नहीं। आपने देखा होगा उसके पहले बहुत जबरदस्त हिंसा हो जाती थी, बहुत पॉलिटिकल हिंसा बहुत होती थी। और आज भी जब दीदी बोल रही थी खेला होबे, और उनका जो टोन मैं सुन रहा था, उसमें मतलब बांग्ला तो जय कवि बोलेगा अपने राज्य की, और वो हम लोगों की बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से वो बहिरागत वाला इशू यहाँ लाई हैं, फिर उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बात थी कि आज वो उन्होंने इशारों में कहा यूपी की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है, ये है, और किस तरह से वो हो रहा है, और पूरा मुझे लगता है ओवैसी भी आज यूपी की कानून व्यवस्था पर बोल रहे थे, खासतौर से एनकाउंटर पे बोल रहे थे। उसके बाद ये भी बोल रही हैं। तो हमको फिर याद आया कि कल योगी जी भी आने वाले हैं। पुरुलिया में योगी जी, पाकुंडा में योगी जी होंगे। तो वो उनकी तरफ इशारा कर रही थी, क्योंकि वो कह रही थी कि बीजेपी को वोट देवे ना बीजेपी को कोई वोट नहीं देना है, बीजेपी को बाहर भगाना है। तो फिर मुझे लगा कि शायद ममता दीदी कहना चाह रही थी, कल एक योगी आएगा, वो आपको बताएगा, आपको उसके जादू में नहीं जाना है, आपको वहां नहीं पहचाना है। तो वही है, जबकि वो 2019 में उसका जादू यहाँ मतलब पार्टी का चल चुका है। तो मुझे लगता है ये काफी टफ था, और आज की ये जो सीटें चुनी है, ये भी उन्होंने काफी सोच के चुनी होंगी, क्योंकि पुरुलिया के समीकरण की अगर मैं आपको बात कर दूं, जो कि जहां से बातचीत हुई, हम जी वहां जी नो जी। सीट है, नो सीट में से 7 सीट टीएमसी के पास 2016 में थी, और 2 सीट कांग्रेस के पास थी।
जो सदर और एक बागमुंडी जो विधानसभा है जहां से उन्होंने आज पहली सुबह शुरू की थी। उनका जरूर दावा है कि वो 9 के 9 जीतेंगे, लेकिन 2019 में 2016 के बाद महज 3 साल बाद जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो उससे पहले बीजेपी किसी रोल में नहीं थी। वो उससे पहले मुझे याद है, जहां तक मैं उसको सही समझ पा रहा हूँ, 2014 के चुनाव में यहाँ जीत हासिल हुई थी इनके कैंडिडेट को, मृगांका को, लेकिन जो दूसरे नंबर पे थी वो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक AIF भी था और बीजेपी का बहुत नीचे स्थान था, लगभग 84,000, मतलब जहां तक मैं, चूंकि डाटा एकदम हमसे हो सकता है किसी को, लेकिन वो 84-88 हजार वोटों के साथ नीचे था। लेकिन जब आप 2019 में आते हैं तो बीजेपी 6 लाख से 6,66,000 या 67,000 वोट हासिल करती है और इनको 6,77,000 या इतने कुछ वोट मिलते हैं। तो यानी लगभग बहुत ही बड़े ह्यूज मार्जिन के साथ वहां जीतती है और बाकी दोनों पार्टियां कहीं और पिछड़ जाती हैं। तो ऐसे में इस चेंज को वो गौर नहीं कर रही हूँ ऐसा नहीं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि लोग आके कब्जा भी करते हैं, वोट पे कब्जा कर सकते हैं, वोट लूट सकते हैं, आपको नहीं रहना है। तो मुझे लगता था कि सहानुभूति लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये कहा भी है कि भाई मैं चोट के बावजूद आ रही हूँ, लेकिन उसको दूसरे नजरिए से आप और या हम अपने नजरिए से देखने की कोशिश करें तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि उनके पास उनके अलावा कोई चेहरा पार्टी में बचा नहीं है। जो लोग छोटे छोटे रीजन्स में या पॉकेट्स में थे वो लोग भी निकल गए, क्योंकि ममता दीदी के सामने वाकई कोई चेहरा उनके बंगाल की राजनीति में भी नहीं टिकता। बाकी तमाम दलों को भी अगर आप उनके चेहरे पे एनालाइज करते हैं तो एक ईमानदारी से आपको मानना होगा कि वो कोई भी चेहरा उनके मुकाबले का पब्लिक के कनेक्ट का नहीं है। तो लेकिन उनकी पार्टी में जो छोटे-छोटे जैसे शुभेंदु हैं या दूसरे जो लोग छोड़-छोड़ के आए, मुकुल राय हैं या ये इन लोगों के एक अलग-अलग पॉकेट्स थे, इनकी एक अलग-अलग यूटिलिटी थी, इनकी एक उस पूरी जो एक समीकरण होती है उसमें एक अपनी-अपनी जगह थी। वो जगह स्पेस खाली हो गए और उनको भर पाने में दीदी एकदम अभी तक नाकाम रही हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा चेंजेस है और शायद इसी वजह से बीजेपी इस वक़्त थोड़ा आगे बढ़ती हुई दिख रही है। जी। आप थके हुए हैं इसलिए बहुत लंबी बातचीत आपके साथ जाती होगी, लेकिन फिर भी 32 मिनट की बात हो गई। आखिर में मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि 18 को, 21 को, 24 को प्रधानमंत्री की 3 रैलियां हैं। शिशिर अधिकारी भी चर्चा है कि भारतीय हाँ, जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के आने के बाद ममता दीदी ने जो कुछ किया है, कहा है स्पीच, उस पर और पानी फिरेगा। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा चेंजेस होगा। फिर वही बात, जो दोनों तरफ से लड़ाना चाहते हैं वो उस वोटर्स को है जो अभी तक न्यूट्रल्स है या जिसने अपना मन नहीं बनाया है, जो एकदम दोनों पार्टी का हार्डकोर वोटर नहीं है और जो दूसरी जगह से स्विच ओवर करके भी आएगा। तो उस पर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का जरूर असर होगा, क्योंकि जब मोदी आते हैं तो अपने हिसाब से पूरा मैनेज करके आते हैं। उनको मालूम होता है कि मुझे किस चीज पर, किस टॉपिक पर क्या कहना है और अभी तक का जो डेवलपमेंट है उसको और अपनी जो उनकी अपनी स्ट्रेटजी है उसको सिंक्रोनाइज करके लाते हैं। ये एक उनके पोल स्ट्रेटजी का एक बड़ा हिस्सा है। तो इस पूरे राज्य में अगर मेरे से पूछा जाएगा, हो सकता है इसके लिए बहुत सारे आपके दर्शक नाराज हों या जो भी हो, तो मेरे हिसाब से बंगाल में 2 ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं। बाकी तमाम लोग फिल इन द ब्लैंक हैं, वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, लेकिन जनता उन्हीं 2 के नाम पर चुनाव लड़ रही है। तो मोदी आएंगे तो मुझे लगता है बीजेपी को बहुत फायदा होगा। बीजेपी को काफ़ी फायदा होगा और दीदी जो भी आरोप चस्पा करने की कोशिश कर रही हैं, उसको उतारने की वो कोशिश करेंगी, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र भाई। आप आराम करिए। आप जुड़े जी, और हमारे दर्शकों से रूबरू हुए। बहुत सारी नमस्कार। जानकारी आपने उपलब्ध कराई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी, नमस्कार।